तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एफिशिएंसी और लॉसेस के बारे में डीसी मशीन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो लॉसेस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसिडर करना, क्योंकि जो लॉसेस होता है वही डिसाइड करता है मशीन की एफिशिएंसी कितनी होगी। अगर किसी मशीन में अगर लॉसेस अगर ज़्यादा होते हैं तो ऐसे केस में जो मशीन है उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी। लॉसेस अगर किसी मशीन में अगर कम होते हैं तो ऐसे केस में जो मशीन है उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एफिशिएंसी एंड लॉसेस इन डीसी मशीन, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहले बात कर लेते हैं डीसी मशीन में लॉसेस के बारे में। डीसी मशीन में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लॉसेस इन डीसी मशीन, ओवरऑल प्रोसेस में आप कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करना। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें डीसी मशीन में बेसिकली दो टाइप के लॉस मिलते हैं। पहला जो लॉस होता है वो होता है वेरिएबल लॉस, और दूसरा जो लॉस होता है वो होता है कांस्टेंट लॉस। जो कांस्टेंट लॉस होता है उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल लॉस। तो जो रोटेशनल लॉस होता है इसको हम लोग फर्दर दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है मैकेनिकल लॉस और दूसरा होता है कोर लॉस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला बात कर लेते हैं कोर लॉस के बारे में। तो हमें पता है ये जो कोर लॉस होता है इसके पीछे दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला होता है हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। यहाँ पर ये जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो डिपेंड करता है मशीन की स्पीड के ऊपर, और यहाँ पर ये जो एडी करंट लॉस है ये भी डिपेंड करता है मशीन की स्पीड के ऊपर। फिर उसके बाद दूसरा जो लॉस है वो हमारे पास होता है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस को हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है विंडेज लॉस और दूसरा जो लॉस होता है वो होता है फ्रिक्शन लॉस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें विंडेज लॉस का मतलब क्या होता है, जब आपकी मशीन का शाफ्ट घूम रहा होता है तो ऐसे केस में होता है क्या, एरियल ट्रैक के वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होता है जो कि शाफ्ट के रोटेशन को रेसिस्ट कर रहा होता है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं विंडेज लॉस। और ये जो विंडेज लॉस होता है वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। जितना ज़्यादा आपकी शाफ्ट की स्पीड होगी उतना ज़्यादा विंडेज लॉस होगा, उतना ज़्यादा एरियल ड्रैग होगा, और जो एरियल ड्रैग होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो शाफ्ट का जो रोटेशन होगा उसे रेसिस्ट करेगा। और सिमिलरली दूसरा जो लॉस है वो है फ्रिक्शन लॉस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फ्रिक्शन लॉस, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो फ्रिक्शन लॉस होता है इसको हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला है ब्रश लॉस और दूसरा है बियरिंग लॉस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो ब्रश लॉस है वो कौन सा लॉस है, हमें पता है कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, ब्रश कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटर सेगमेंट और यहाँ पर जो ब्रश हम लोग जो कनेक्ट कर रहे हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश दोनों के बीच में क्या क्रिएट होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और वो फ्रिक्शन की वजह से लॉस जनरेट होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रश लॉस या फिर बोल सकते हैं ब्रश फ्रिक्शन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यही रीज़न की वजह से जो कार्बन ब्रश होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कार्बन ब्रश की जो सरफेस होती है वो एकदम स्मूथ होती है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो ना के बराबर में होता है, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन होता है। और जो जो ब्रश फ्रिक्शन होता है वो आपको ना के बराबर में मिलता है इन केस ऑफ डीसी मशीन, मगर मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें उसके बाद जो होता है वो होता है बियरिंग फ्रिक्शन। अभी ये बियरिंग फ्रिक्शन क्या है, हमें पता है बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग की वजह से जो फ्रिक्शन जो क्रिएट होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं बियरिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो मैकेनिकल लॉस है, जो रोटेशनल लॉस हमने जो कंसिडर किया है वो डिपेंड करते हैं मशीन के स्पीड के ऊपर। चाहे ये मैकेनिकल लॉस कंसिडर करें या फिर ये कोर लॉस कंसिडर करें, ये सारे के सारे जो लॉस है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मशीन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो लॉस होता है वो होता है वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस में अगर हम लोग देखें सबसे पहला हमारे पास होता है ब्रश वोल्टेज ड्रॉप लॉस। मतलब ये जो ब्रश होता है उसके अक्रॉस हो रहा होता है वोल्टेज ड्रॉप, और ये वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जनरेट होता है लॉस, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लॉस ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप विच इज़ हैपनिंग अक्रॉस ब्रश। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्रश ड्रॉप लॉस इज़ ड्यू टू दी वोल्टेज ड्रॉप हैपनिंग अक्रॉस ब्रश। ये जो ब्रश ड्रॉप लॉस होता है वो किसके वजह से होता है, वोल्टेज ड्रॉप की वजह से होता है जो कि ब्रश के अक्रॉस हो रहा होता है। और ये जो ब्रश ड्रॉप होता है ये प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के साथ। मतलब ये जो ब्रश के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है और ये वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो लॉस जो जनरेट हो रहा होता है वो डिपेंड करता है आर्मेचर करंट के ऊपर। अगर आर्मेचर करंट अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो ब्रश ड्रॉप लॉस होगा वो ज़्यादा होगा। आर्मेचर करंट अगर कम है तो ऐसे केस में जो ब्रश ड्रॉप लॉस है वो कम होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें दूसरा जो लॉस होता है वो होता है आर्मेचर कॉपर लॉस। ये जो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है वो डिपेंड करता है आर्मेचर के करंट के ऊपर और आर्मेचर के रेसिस्टेंस के ऊपर। फिर उसके बाद होता है शंट फील्ड लॉस। यहाँ पर ये जो शंट फील्ड लॉस होता है वो डिपेंड करता है शंट वाइंडिंग के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसके ऊपर और शंट वाइंडिंग के रेसिस्टेंस के ऊपर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सीरीज़ फील्ड लॉस, ये जो सीरीज़ वाइंडिंग में जो लॉस जो जनरेट होता है वो अगेन डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं आर्मेचर कॉपर लॉस, शंट वाइंडिंग कॉपर लॉस, सीरीज़ वाइंडिंग कॉपर लॉस। यहाँ पर ये जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो कॉपर लॉस होता है वो डिपेंड कर रहा होता है जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा होता है, और आर्मेचर वाइंडिंग के रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है आर्मेचर कॉपर लॉस। दूसरा जो लॉस होता है वो होता है शंट कॉपर लॉस। ये जो शंट कॉपर लॉस होता है मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉस। शंट कॉपर लॉस जो होता है हमें पता है शंट वाइंडिंग सीरीज़ वाइंडिंग।
शंट कॉपर लॉस जो होता है वो डिपेंड करता है जो शंट वाइंडिंग के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर और शंट वाइंडिंग के रेसिस्टेंस के ऊपर। सीरीज फील्ड कॉपर लॉस, ये जो सीरीज फील्ड कॉपर लॉस है वो डिपेंड करता है सीरीज वाइंडिंग के रेसिस्टेंस के ऊपर और जो सीरीज वाइंडिंग के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा होता है उसके ऊपर। फिर उसके बाद जो लॉस है वो है स्ट्रे लोड लॉस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो स्ट्रे लोड लॉस होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी मशीन के केस में जो स्ट्रे लोड लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द मशीन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग डीसी मशीन में यूज़ करते हैं कॉम्यूटेटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नोट दैट इन डीसी मशीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉम्यूटेटर होने की वजह से जो स्ट्रे लोड लॉसेज होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रिकल मशीन। तो यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है जो स्ट्रे लोड लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सी मशीन में होता है। जो स्ट्रे लोड लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है डीसी मशीन में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो लॉसेज होते हैं, नोट दैट लॉसेज हैपनिंग इन मशीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मशीन एफिशिएंसी। नोट दैट लॉसेज हैपनिंग इन मशीन में जो लॉसेज हो रहे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मशीन की एफिशिएंसी के लिए, राइट। अगर लॉसेज अगर ज़्यादा होते हैं तो मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी। लॉसेज अगर कम होते हैं तो ऐसे केस में जो मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो कैसी होगी, वो ज़्यादा होगी, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने बात किया लॉसेस के बारे में। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब क्या, सिंपल है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट आप कितना दे रहे हो किसी मशीन को और आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिया इनपुट और आपको आउटपुट जो मिल रहा है वो इनपुट का 70% है, तो ऐसे केस में आपकी जो मशीन की जो एफिशिएंसी वो ज़्यादा है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल गिवन इनपुट के लिए अगर आपको मशीन अच्छा खासा आउटपुट दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे रही है, इसका मतलब आपकी जो मशीन है उसकी जो एफिशिएंसी वो ज़्यादा है। गिवन इनपुट के लिए अगर मशीन आपको कम आउटपुट दे रही है तो ऐसे केस में जो मशीन है उसकी जो एफिशिएंसी वो बहुत कम है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बात कर लेते हैं एफिशिएंसी के बारे में। इन केस ऑफ डीसी जनरेटर सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन केस ऑफ डीसी जनरेटर इफ़ मैक्सिमम पावर इज ड्रॉन then efficiency of machine will be 50% by considering copper loss and by ignoring all losses। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना होगा। डीसी जनरेटर के केस में अगर आप मैक्सिमम पावर ड्रॉ करते हो तो ऐसे केस में आपके डीसी जनरेटर की जो एफिशिएंसी होगी वो 50% होगी अगर हम लोग कॉपर लॉस को कंसिडर करें और बाकी सब लॉसेस को अगर हम लोग इग्नोर करें। तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें जो एफिशिएंसी होती है डीसी जनरेटर की वो 50% से कम होती है अगर हम लोग मैक्सिमम पावर को ड्रॉ करें। तो सिमिलरली मोटर के केस में भी चाहे डीसी मोटर कंसिडर कर लो या फिर डीसी जनरेटर कंसिडर कर लो, दोनों केसेस में अगर आप मैक्सिमम पावर मैक्सिमम आउटपुट अगर ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे केस में आपकी मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो 50% से कम रहेगी, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपकी मशीन में जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। एफिशिएंसी मशीन के केस में और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के केस में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिडर कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के केस में जो एफिशिएंसी होती है वो हमारा इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है। एफिशिएंसी को हम लोग इतना ज़्यादा एज्यूम नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के केस में। मगर अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिडर करें, इलेक्ट्रिकल मशीन अगर कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर आपकी अगर एफिशिएंसी अगर गिर जाती है मशीन की तो ऐसे केस में जो मशीन है वो आपकी यूजलेस हो जाएंगी। तो आपका जो एफिशिएंसी का जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो यहाँ से हमने ये समझा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर से अगर हम लोग मैक्सिमम पावर को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ऐसे केस में होगा क्या, मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो 50% से कम होगी अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही रीज़न की वजह से जो मशीन है आप उससे मैक्सिमम पावर नहीं ड्रॉ कर सकते। मैक्सिमम पावर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन से नहीं ड्रॉ कर सकते, चाहे डीसी जनरेटर होने दो चाहे डीसी मोटर होने दो। मैक्सिमम पावर को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, आपकी मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो गिर जाएंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेम जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नोट दैट ड्यू टू मैक्सिमम पावर की वजह से ड्यू टू मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम रिमेन लेस देन इक्वल टू 50%। जैसे कि हमने डिस्कस किया मैक्सिमम पावर ड्रॉ करने की वजह से होगा कि आपके सिस्टम की आपकी मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो 50% से कम होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें और अगर आपको एफिशिएंसी अगर ज़्यादा रखना है तो आप ये बात का ख्याल रखना कि आप मशीन से मैक्सिमम पावर ड्रॉ मत करो। मगर आपको एफिशिएंसी अगर आपको कम कंसिडर करना है, एफिशिएंसी अगर आपका इंपॉर्टेंट कंसर्न नहीं है तो ऐसे केस में आप कितना भी पावर ड्रॉ करो, मैक्सिमम पावर ड्रॉ करो, मैटर नहीं करता, जो कि हम लोग करते भी है। आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर कंसिडर करो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के केस में इम्पेडेंस मैचिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर ड्रॉ करते हैं सर्किट में से।
मैक्सिमम पावर ड्रॉ करने की वजह से होता क्या है, जो इम्पीडेंस मैचिंग है वो हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जो एफिशिएंसी होती है वो तो कम होती है, मगर इतना ज़्यादा ये एफिशिएंसी का कंसर्न नहीं होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मगर इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में बड़ी सर्किट जो कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रिकल मशीन के केस में अगर हम लोग ज़्यादा पावर अगर ड्रॉ करेंगे तो आपकी मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो गिर जाएंगी। मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेंगे, मशीन की एफिशिएंसी गिरी तो जो मशीन है उसका कुछ यूज़ नहीं होगा, मशीन आपकी यूज़लेस बन जाएंगी। तो यहाँ पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको नोट डाउन करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल मशीन ड्राइंग मैक्सिमम पावर इज़ नॉट सूटेबल। इलेक्ट्रिकल मशीन के केस में मैक्सिमम पावर को ड्रॉ करना सूटेबल नहीं होता ड्यू टू एफिशिएंसी के वजह से। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग मैक्सिमम पावर को ड्रॉ कर सकते हैं इम्पीडेंस मैचिंग पर्पज़ के लिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के केस में हम लोग मैक्सिमम पावर को ड्रॉ भी करते हैं फॉर इम्पीडेंस मैचिंग पर्पज़, राइट, जहाँ पर एफिशिएंसी इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। एफिशिएंसी का जो फैक्टर है उसको हम लोग इतना ज़्यादा एज्यूम नहीं करते वाइल इम्पीडेंस मैचिंग एंड ऑल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए अगर हम लोग कंडीशन देखें, इलेक्ट्रिकल मशीन में मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए अगर हम लोग कंडीशन देखें तो अगर वेरिएबल लॉस अगर कांस्टेंट लॉस के बराबर में होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दो लॉसेस होते हैं, वेरिएबल लॉस होता है और दूसरा होता है कांस्टेंट लॉस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वेरिएबल लॉस अगर कांस्टेंट लॉस के बराबर में होता है तो ऐसे केस में हम लोग हमारी मशीन में से मैक्सिमम मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये कंडीशन होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी की। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन लॉसेज ड्यू टू लोड करंट अगर नो लोड लॉसेस के बराबर में होते हैं तो ऐसे केस में आपकी जो मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम होगी, जिसको आप फर्दर ऐसा भी बोल सकते हो वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। जो वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर में होगी तो ऐसे केस में जो मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो कैसी होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। कंडीशन होती है बेसिकली मशीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन लॉसेज ड्यू टू लोड करंट शुड बी इक्वल टू नो लोड लॉसेज। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो लॉसेज होगी लोड करंट की वजह से वो बराबर में होना चाहिए नो लोड लॉसेज के। वी कैन ऑल्सो से वेरिएबल लॉसेज शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेज। वेरिएबल लॉसेज जब कांस्टेंट लॉसेज के बराबर में हो गए तो ये जो कंडीशन होती है इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन डीसी मशीन तो आप ऐसा बोलोगे लॉसेज ड्यू टू लोड करंट बराबर में होना चाहिए नो लोड लॉसेज के, जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हो वेरिएबल लॉसेज बराबर में होना चाहिए कांस्टेंट लॉसेज के। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी वी डू नॉट कंसिडर लॉसेज हैपनिंग ड्यू टू ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन के लिए जो जो लॉसेज क्रिएट हो रहा होता है ब्रश के वोल्टेज ड्रॉप की वजह से वो हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं। हाउएवर व्हाइल कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के टाइम जो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमें एज्यूम करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप इसको नोट डाउन करो। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन के लिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन के लिए जो वो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो लॉसेस जो जनरेट हो रहे होते हैं आप उसको कंसिडर नहीं करते हो, मगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के टाइम ये जो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप होता है या फिर जो लॉसेस जनरेट हो रहे होते हैं ब्रश वोल्टेज ड्रॉप की वजह से वो आपको कंसिडर करना होता है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फील्ड वाइंडिंग लॉस वी नीड टू कंसिडर इन बोथ द केसेस। जो फील्ड वाइंडिंग लॉस होता है वो हम लोग दोनों केसेस में कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन के लिए और जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तभी भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फील्ड वाइंडिंग लॉस वी नीड टू कंसिडर इन बोथ द केसेस वो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन के टाइम पे भी हम लोग फील्ड लॉस कंसिडर करते हैं और एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के टाइम पे भी जो फील्ड वाइंडिंग लॉस है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो कंडीशन है वो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग ब्रश वोल्टेज ड्रॉप नहीं कंसिडर करते हैं, मगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के टाइम ब्रश वोल्टेज ड्रॉप हमें कंसिडर करना होता है। ब्रश वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो लॉसेज हो रहे होते हैं वो हमें कंसिडर करना होता है एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के टाइम, मगर ये जो फील्ड वाइंडिंग लॉसेज होते हैं इसको हमें कंसिडर करना होता है दोनों केसेस के लिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन के लिए भी और एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के टाइम पे भी।